हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 12 मई और आज के इस वीडियो में हम 12 मई से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। रिवीजन कर लेते हैं। कल यानी कि 11 मई को हम लोगों ने पढ़ा था कि अभी हाल ही में कालादान परियोजना जो चर्चे में थी, भारत म्यांमार से रिलेटेड हो जाएगी। फ्यूगो ज्वालामुखी एक तरह का एक्टिव वॉल्केनो हो, ग्वाटेमाला में अभी हाल ही में विस्फोट हुआ। ग्वाटेमाला ये लैटिन अमेरिकी कंट्री हो जाएगी। श्रीलंका के पर्यटन क्षेत्र में सबसे ज़्यादा घूमने जो गए हैं ये भारतीय पर्यटक गए हैं। 9 मई 2023 को 3 योजनाओं ने अपने 8 साल कंप्लीट किए हैं। अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इन तीनों योजनाओं की शुरुआत 2015 से की गई थी। दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स ये रत्नागिरी महाराष्ट्र में बनाया जाएगा। इसके अलावा भारत की पहली हाई स्पीड रेल लाइन का निर्माण मुंबई अहमदाबाद मार्ग पर किया जा रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने के लिए मिशन परिवर्तन बिहार ने शुरू किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नीरा टंडन, जो कि भारतीय मूल की है, इन्हें अपने घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। लगातार दूसरी वर्ष डायमंड लीग का खिताब जेवेलिन थ्रो से रिलेटेड जो नीरज चोपड़ा है इन्होंने जीत लिया है। 2023 के लिए फिक्सन के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीता है बारबरा किंगसोल्वर और हरनाज डियाज ने। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। आज का हमारा पहला सवाल, हाल ही में किस पड़ोसी देश ने समलैंगिकता को अपराध की कैटेगरी से मुक्त किया है? तो इसमें से भारत का जो पड़ोसी है श्रीलंका का जो सुप्रीम कोर्ट है इसके द्वारा अभी हाल ही में समलैंगिकता जो ये अपराध नहीं होगा, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कह दिया, हालांकि इसके लिए अभी कानून बनना बाकी है। तो अभी तक यदि देखा जाए तो श्रीलंका में जो मौजूदा कानून है इसके तहत समलैंगिकता अपराध है। इसमें कारावास और जुर्माना ये भी दिया जाता है। हालांकि ये जो LGBTQ कैटेगरी है ना, इसके कार्यकर्ता लंबे समय से इसके बदलाव के लिए अभियान चला ही रहे थे। हालांकि कानून बनने से पहले और समलैंगिकता को अपराध की कैटेगरी से बाहर निकालने के लिए अभी क्या है, संसद में बिल लाया जाएगा। अभी सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना फैसला सुना दिया है, संसद में बिल लाया जाएगा, इसके बाद कानून बनेगा, है ना। यदि हम देखें कि भारत की क्या स्थिति है समलैंगिकता को लेकर के, तो देखिए भारत में तो वैसे ही अपराध की कैटेगरी से बाहर है, लेकिन अभी भारत में सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिकता विवाह, मतलब कि मेल है तो मेल से, फीमेल है तो फीमेल से, इसके विवाह के मुद्दे पर अभी जो एक मामले की सुनवाई है ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जा रही है। तो श्रीलंका भारत का पड़ोसी है जो कि पाक स्ट्रेट के माध्यम से भारत से अलग होता है। गल्फ ऑफ मन्नार की लोकेशन भी आप यहीं देख सकते हैं। तो गल्फ ऑफ मन्नार में मैंने क्या बताया था, भारत का पहला ऊर्जा द्वीप जो कि डेनमार्क के सहयोग से, जबकि भारत का पहला गायों के संरक्षण के लिए डुगोंग संरक्षण केंद्र, समुद्री गायों के संरक्षण के लिए ये यहीं स्थापित किया जा रहा है। श्रीलंका की कमर्शियल कैपिटल कोलंबो है। यहाँ के प्रेसिडेंट हो जाएंगे रनिल विक्रमसिंघे, प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे दिनेश गुणवर्धने। भारत श्रीलंका के बीच में फेरी सर्विस की शुरुआत है, ये भी होने वाली है। स्टैटिक जीके का फैक्ट यदि रिलेट करोगे तो महावेली गंगा यहाँ की सबसे लंबी नदी है। इसकी जो टोटल लंबाई है ये 335 किलोमीटर हो जाएगी। आप देख पा रहे हैं श्रीलंका का जो आकार है ना, ये आंसू के आकार का है। ये 1948 में ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ था, जनवरी 1948 में। ठीक है, अब यदि मैं अदर ऑप्शन की बात करूं, ताइवान समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला एशिया का पहला देश ताइवान बना है। म्यांमार से आप क्या रिलेट करेंगे? म्यांमार का देखो सितवे पोर्ट मैंने बताया था जो चर्चे में है, इसके डेवलपमेंट का कार्य भारत करेगी। थाईलैंड ने भांग की खेती को मंजूरी देने वाला एशिया का पहला देश बना है। आगे चलते हैं, किस भारतीय औद्योगिक समूह ने म्यांमार बंदरगाह का स्वामित्व है जो बेच दिया है? ये स्वामित्व यानी कि अधिकार पहले किसके पास था? अडानी के पास था, लेकिन अडानी ने इसे अभी हाल ही में बेच दिया है। 2023 में लगभग $3 करोड़ की ये जो बिक्री है ये इसने कंप्लीट की है, मतलब घाटे में बेचा है। $12 करोड़ इसमें कम है, मतलब कि नुकसान उठाते हुए अडानी ग्रुप को ये बेचना पड़ा है। क्यों बेचना पड़ा है? क्योंकि यहाँ पर रीज़न लिखा हुआ है कि म्यांमार में सैन्य शासन है, आप जानते हैं। वहाँ की जो नेता थी आंग सांग सू की, उन्हें गिरफ्तार किया गया है और वहाँ पर वहाँ की सेना का शासन चल रहा है। तो इस वजह से क्या है कि अमेरिका समेत कई यूरोपियन कंट्री हैं, इन्होंने इस पर बैन लगा दिया है। और फिर ये देश FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल है। देखिए FATF की 3 लिस्ट मैंने बताई थी, एक ग्रीन लिस्ट होती है। ग्रीन लिस्ट मतलब कोई कंट्री ग्रीन लिस्टेड है यानी इजीली लोन मिल जाएगा उसे वर्ल्ड बैंक से, IMF से। यदि कंट्री ग्रे लिस्टेड है, ग्रे लिस्टेड
जैसे कि पाकिस्तान 3 साल तक ग्रे लिस्ट में था कि लोन तो आपको मिलेगा लेकिन इसमें काफ़ी सारी पाबंदियां रहती, काफ़ी सारी चेक करने के बाद, पूरा एनालिसिस करने के बाद, ब्यौरा लेने के बाद लोन पास होता है। क्योंकि अपने देश के डेवलपमेंट के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो वर्ल्ड बैंक, IMF, ADB इन सभी से जो कंट्री लोन लेते हैं, तो ग्रे लिस्ट में क्या होता है कि इजीली नहीं मिल पाता है। और यदि कोई कंट्री ब्लैक लिस्टेड हो गई तो वो इंटरनेशनली इसका बॉयकॉट हो जाएगा। मतलब कि भाई पैसा ही नहीं मिलेगा, कैसे आप डेवलप कर पाएंगे, कैसे अपनी योजना को सुचारू रूप से चला पाएंगे। तो ये ब्लैक लिस्टेड है, जिसकी वजह से म्यांमार बंदरगाह का विकास और संचालन अडानी के लिए एक मुश्किल काम था, तो अडानी ने इससे बाहर निकलने का फैसला ले लिया है ना। म्यांमार का नक्शा मैंने कल वाला ही रखा है ताकि यहाँ से मैं आप लोगों को सितवे पोर्ट बता सकूँ। वही सितवे पोर्ट जिसका कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था, और जिसका डेवलप है जो ये इंडिया के द्वारा किया जा रहा है नॉर्थ ईस्ट कंट्रीज से कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए। हालांकि यहाँ अडानी का डिस्कशन करें ना, तो अडानी के द्वारा इजराइल का हाइफा पोर्ट, या आप इसे हाइफर पोर्ट भी कह सकते हैं, इसका अधिग्रहण किया गया। और भारत में एक कौन सा करईकल पोर्ट है ना, ये आपके पुदुचेरी वाले क्षेत्र का है, इसका अधिग्रहण यह अडानी के द्वारा ही किया गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जाएगा चेन्नई में। अब आप कहेंगे फिर मैं असम कही, फिर अब चेन्नई कह रही। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा, मतलब ये तो प्राइवेट कंपनी है, भारत सरकार का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क असम के जोगीघोपा में बन रहा है। जो रिलायंस अपना बना रहा है ये चेन्नई में बना रहा है। जो ITC है ना, ये इन्फोसिस को पीछे छोड़ते हुए भारत की 6वीं सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। डालमिया कहाँ की कंपनी, तो देखो इसका हेडक्वार्टर है ना जो, ये कोलकाता में हो जाएगा। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2023 में कितने वीरता पुरस्कार, जिसमें कि शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र ये इंक्लूडेड है, ये प्रदान किए हैं। तो टोटल 36 वीरता पुरस्कार इसमें प्रदान किए हैं, जिसमें कि 8 कीर्ति चक्र है और 29 शौर्य चक्र है, जिसमें कि 5 मरणोपरांत शामिल हैं। अब देखिए कुछ कैटेगरी इसमें मैंने लिख दी है, जैसे कि इसमें परमवीर चक्र, ये परमवीर चक्र है जो भारत सरकार का सर्वोच्च वीरता सैन्य पुरस्कार है। ये दुश्मनों की उपस्थिति में वीरता और उच्च कोटि के बलिदान के लिए दिया जाता है। महावीर चक्र ये असाधारण वीरता या वीरता के लिए दिया जाता है। वीर चक्र ये असाधारण वीरता या वीरता के लिए, सभी वीरता सम्मान है जो कि आपके वीरता पुरस्कार के अंतर्गत शामिल होते हैं। कीर्ति चक्र, वीर चक्र, महावीर चक्र, परमवीर चक्र, तो ये भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने अभी हाल ही में ये दिया है। वैसे यदि आप रिलेट करोगे ना, तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के ही द्वारा कुछ समय पहले ही राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो 2023 के दिए गए ना, ये 11 बच्चों को मिला था, है ना। अभी 2023 का जो पद्म विभूषण मिला है, टोटल 6 लोगों को मिला है। 6 में से 3 मरणोपरांत है। मरणोपरांत में मुलायम सिंह यादव है, दिलीप महालनोबिस है, बालकृष्ण दोषी है। इसके अलावा फिर 3 और रह गए, तो जाकिर हुसैन जो कि तबला वादक से रिलेटेड है, SM कृष्णा और श्रीनिवास हो जाएंगे। 21 से आप क्या रिलेट कर सकते हो, देखिए अभी हाल ही में अंडमान निकोबार में जो 21 द्वीप है, इनका नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखने का फैसला किया गया है। समझ जाएंगे आप लोग जब PDF पढ़ेंगे। तो एक सेकंड में थोड़ा पानी पी लो। द्रौपदी मुर्मू ये भारत की 15वें क्रम की राष्ट्रपति है। प्रतिभा पाटिल के बाद दूसरे क्रम की महिला राष्ट्रपति हैं। और वैसे हम ओवरऑल कहें तो भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति हो जाएंगी। संथाल समुदाय से ये बिलोंग करती हैं। इन्होंने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है जो असम का, यहाँ इन्होंने गज उत्सव का उद्घाटन रिसेंटली किया था। लॉरियस स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2023 का खिताब किसने जीता। सबसे पहले इस अवार्ड के बारे में बता दूं आप लोगों को कि ये फुटबॉल का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है, लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड। नहीं, माफ कीजिएगा, फुटबॉल का सर्वोच्च सम्मान ये होता है बैलन डियोर। फुटबॉल जगत का बैलन डियोर होता है। जैसे कि आप भारत में पढ़ते हैं कि भारत में खेल जगत का जो सर्वोच्च सम्मान है ये कौन सा है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जो कि अब मेजर ध्यानचंद के नाम से दिए जा रहे हैं। सेम वैसे ही आप कह लें पूरी दुनिया में खेल जगत का जो सर्वोच्च सम्मान है ये लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड को माना जाता है। ये अभी स्पोर्ट्स मैन की बात की जा रही है, ये भी हाल ही में जीत लिया है लियोनल मेस्सी ने। लियोनल मेस्सी जो कि अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं और इन्हीं की अगुवाई में अर्जेंटीना ने 2022 का जो फीफा मेंस वर्ल्ड कप था ना, ये अपने नाम किया था। अच्छा, लियोनल मेस्सी से आप ये भी रिलेट कर सकते हैं कि इन्हें गोल्डन बॉल अवार्ड भी मिला था। गोल्डन बॉल ये मेस्सी को मिला था।
तो गोल्डन बूट अवार्ड किसे मिला था, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा चुका है, यहाँ मैं लिख देती हूँ, देखिए गोल्डन बॉल लियोनल मेसी अर्जेंटीना से। इसमें जो किलियन एम्बाप्पे है इन्हें मिला था गोल्डन बूट अवार्ड, ये फ्रांस के हो जाएंगे, ठीक है। करीम बेंजेमा ये भी फ्रांस के, लेकिन अब ये संन्यास ले चुके हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर हैं, सर्वाधिक कमाई करने वाले एथलीट की लिस्ट में ये टॉप पर हैं। अब देखिए स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर, इनका नाम तो आपने याद रख लिया। इसके अलावा अन्य कैटेगरी में यदि आप देखें तो स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है सैलियन फ्रेजर ने, जो कि जमैका की हैं। अन्य में टीम ऑफ द ईयर जीता है अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम ने। ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर जीता है कार्लोस अल्कराज ने। कार्लोस अल्कराज ना ये स्पेन से बिलोंग करते हैं। और कम बैक ऑफ द ईयर क्रिश्चियन एरिक्सन, ये आपके डेनमार्क के हो जाएंगे, इन्होंने जीता है। हाल ही में चलने का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है, ये बन गया है पंजाब। अब ये क्या होता है भाई, चलने का अधिकार, कहने का मतलब है कि पंजाब सरकार ने पैदल चलने वाले और साइकिल सवारों की मौतों में लगातार जो वृद्धि हो रही है, तो इसके लिए इन्होंने चलने का अधिकार है, ये लागू कर दिया है। तो पंजाब सरकार भविष्य में सड़कों का विस्तार करेगी, नई सड़कों के निर्माण में फुटपाथ बनाएगी, अलग से साइकिल ट्रैक भी बनाएगी, ताकि जो लोग पैदल चल रहे हैं, जो लोग साइकिल से चल रहे हैं, इन्हें अलग से रूट मिल सके और एक्सीडेंट जैसे चांसेस हैं यहाँ कम हो सके। पंजाब 5 नदियों का संगम है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। मुख्यमंत्री यहाँ के भगवंत सिंह मान हो जाएंगे और ये आम आदमी पार्टी के नेता हैं, वही आम आदमी पार्टी जो कि भारत की 6वें क्रम की राष्ट्रीय पार्टी बनी है। पंजाब में जालियांवाला बाग जो हत्याकांड है ना, जालियांवाला बाग हत्याकांड, इसकी अभी हाल ही में 104वीं वर्षगांठ मनाई गई है, ठीक है। अब यदि मैं बात करूं गुजरात की, बात की जा रही है भारत के पहले राज्य की, तो यदि आप रिलेट करोगे तो वन नेशन वन चालान लागू करने वाला पहला राज्य गुजरात बना है। बायोफ्यूल पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान, गुजरात वन नेशन वन चालान। केरल तो 100% डिजिटल बैंकिंग वाला भारत का पहला राज्य, ये आपका केरल हो जाएगा। आगे चलते हैं। द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स किताब किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी गई है कस्तूरी रे के द्वारा। इसमें द्रौपदी मुर्मू जी के जीवन से रिलेटेड कुछ अनसुनी कहानियाँ, अनसुने तथ्य लिखे गए हैं कि कैसे एक ट्राइबल साधारण महिला जा करके हमारी प्रेसिडेंट बन जाती है, देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बन जाती है ना। यही किताब लिखी है कस्तूरी रे ने। अमिताभ कांत ने रिसेंटली एक बुक लिखी है, कौन सी बुक है अभी मैंने बताया था, मेड इन इंडिया। ज्ञान चतुर्वेदी इनकी रचना है पागल खाना। इसके लिए इन्होंने व्यास सम्मान जीता है ना, व्यास सम्मान 2022 का। जबकि सूर्यवंशम के लिए सरस्वती सम्मान 2022 का जीता है शिवाशंकरी ने। आगे चलते हैं। अप्रैल महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ यानी कि वुमेन कैटेगरी में ध्यान देखें तो ये जीता है नारुमोल चाइवाई ने। ये थाईलैंड की बल्लेबाज हैं। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल 1909 स्थापना, दुबई यूएई हेडक्वार्टर, ग्रेग बार्कले अध्यक्ष, सीईओ इसके जोसेफ फर्नांडिस हो जाएंगे। अच्छा, आईसीसी इस साल मतलब मेंस वर्ल्ड कप भारत होस्ट कर रहा है। बहुत रेयर होगा कि यदि आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ वुमेन और ये मेंस कैटेगरी में पूछा जाए, नहीं पूछा जाता भाई, लेकिन तब भी मैंने खिलाड़ी और उनसे संबंधित खेल बता सकूं इसलिए क्वेश्चन ऐड किया है। हरमनप्रीत कौर की यदि मैं बात करूं ना तो सितंबर के लिए इन्होंने प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता था। इनका नाम मैंने इसलिए ऐड किया है क्योंकि प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीतने वाली ये पहली भारतीय खिलाड़ी बनी थी महिलाओं में। स्मृति मंधाना ये भी भारतीय प्लेयर हैं। एलिसा हेली तो देखो अभी पिछले साल आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप जो आयोजित किया गया ऑस्ट्रेलिया विजेता था, तो ऑस्ट्रेलिया की जो एलिसा हेली है ना ये इसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज चुनी गई थी। ठीक है, अब इस ऑप्शन को भी देख लो कि मेंस कैटेगरी में किसने जीता है। तो मेंस कैटेगरी में पाकिस्तान के जो फखर जमा है इन्होंने ये खिताब अपने नाम कर लिया है। सूर्य कुमार यादव अभी दिसंबर में आईसीसी के द्वारा जिन अवार्ड की घोषणा की गई थी तो आईसीसी T20 मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये सूर्य कुमार यादव चुने गए। बाबर आजम पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। सबसे तेज 5000 रन किसमें, वनडे में
हाँ, वनडे में सबसे तेज 5,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी यही बने हैं। डेविड वार्नर सबसे ज्यादा आईपीएल मैचों की कप्तानी करने वाले खिलाड़ी ये ऑस्ट्रेलिया से हैं। सवाल आप लोगों से ये है कि आईपीएल में ये किस टीम के लिए खेल रहे हैं। अगला प्रश्न है, चर्चे में रही द केरला स्टोरी जो फिल्म है इसके निर्देशक कौन है। तो इसके निर्देशक हो जाएंगे सुदीप्तो सेन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट से इस फिल्म को रोक लगाने की बात कही गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फिल्म पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। ये फिल्म है जो लव जिहाद और हिंदू और ईसाई लड़कियों को, आइसिस एक तरह का आतंकवादी संगठन है, देखिए हिंदू मुस्लिम पर बेस नहीं है, आइसिस आतंकवादी संगठन है, इस पर बेस ये किताब है कि कैसे लड़कियों को इसमें फंसाया जाता है और फिर आइसिस में शामिल किया जाता है। ये जो पूरा एजेंडा है इसका खुलासा किया गया है इस मूवी में, जो कि लिखी गई है। मतलब इसके डायरेक्टर हैं सुदीप्तो सेन। एस राजा मौली, इनकी जो फिल्म है RRR, बताने की ज़रूरत नहीं है। अभी इन्हें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक अवार्ड न्यूयॉर्क फिल्म अवार्ड में मिला था। इसका जो नाटू नाटू सॉन्ग है इसे भी ऑस्कर में भी अवार्ड मिल चुका है। और ऑस्कर में ही एक जो शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री थी एलिफेंट विस्पर्स, इसने भी एक अवार्ड जीता है। इसके डायरेक्टर कार्तिक गोंजाल्वेस हो जाएंगे। विवेक अग्निहोत्री, इनकी जो फिल्म है ना द कश्मीर फाइल्स है, जो कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड में फिल्म ऑफ द ईयर चुनी गई थी। माफ कीजिएगा, फिल्म ऑफ द ईयर तो RRR थी, ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुनी गई थी दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड में। ठीक है, आगे चलते हैं। ईरान की किस महिला पत्रकार को यूनेस्को प्रेस फ्रीडम प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया। स्टूडेंट कह रहे थे मैम ये वाला क्वेश्चन आपने स्किप कर दिया। भाई मैंने देखा था, मैंने जानबूझ के ये ऐड नहीं किया था। ठीक है, ये प्रेस फ्रीडम डे जब मनाया गया ना उस समय ये महिलाओं का नाम जारी हुआ था। तो 3 महिला पत्रकार हैं, नीलोफर हमीदी, इलाले मोहम्मदी, नरगिस मोहम्मदी, इन सभी को ही यूनेस्को प्रेस फ्रीडम प्राइज से सम्मानित किया गया है। ठीक है, यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। ऑद्रे अजौले इसके डायरेक्टर जनरल हो जाएंगे। प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को मनाया जाता है। और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो रिलीज़ किया गया है इसमें भारत की क्या रैंकिंग है। भारत इसमें 161 प्लेस पर है। इसमें टॉप पर जो कंट्री हो जाएगी नॉर्वे हो जाएगी। मैंने कल आप लोगों से पूछा था चार्ल्स तृतीय की जो ताजपोशी समारोही है ब्रिटेन में, इसमें भारत को रिप्रेजेंट किया है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। आज का सवाल है आप लोगों के लिए, कश्मीर के बाद, जम्मू कश्मीर के बाद किस राज्य में लिथियम के भंडार खोजे गए हैं। आंसर इसका कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जरूर फॉलो करें आप लोग, जो कि है कल्याणी मैम ऑफिशियल। आगे कॉपीराइट का साइन है, इससे आप जुड़ सकते हैं। डेली की क्विज और PDF आपको यहीं पर मिल जाएगी। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।